हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आवर चैनल एमएसजी ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 से चैप्टर 8 मोशन गति। आज हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो एक एक करके हम एनसीईआरटी के जो आपके एग्जांपल्स हैं और न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम बोर्ड पे करते हैं। आइए बच्चों, पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का वो है, देखिए, अ फारवर moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास एक स्क्वायर टाइप का फील्ड है और स्क्वायर टाइप फील्ड के चारों तरफ एक किसान जो है वो चक्कर लगा रहा है। तो किसान जो चक्कर लगा रहा है इस स्क्वायर फील्ड के, आप ये देखिए, ये स्क्वायर फील्ड है हमारा, मतलब वर्ग है। इसकी भुजा हमें दे रखी है 10 मीटर और कहा जा रहा है कि जो किसान है, अगर मान लीजिए वो ए पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, आपसे कहा जा रहा है कि जो ये किसान अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो यहाँ से इसका एक राउंड लेता है और इस एक राउंड को पूरा करने के लिए जो ये टाइम ले रहा है वो ले रहा है ये 40 सेकंड। साइड हमें दी हुई है 10 मीटर। जो टाइम टेकन है यहाँ पे, जो समय लिया गया है वो है आपका 40 सेकंड एक चक्कर के लिए। तो पूछा गया आपसे कि इन टाइम 2 मिनट 20 सेकंड हाउ मच वाज द डिस्प्लेसमेंट। इसका कितना विस्थापन होगा? तो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है। आप देखिए कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। इन 40 सेकंड 1 राउंड। और आप सभी जानते हैं कि अगर एक बंदा यहाँ पे है और ये पूरा चक्कर इस टाइप से लगा के वापस वहीं पे आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जिसको हम विस्थापन बोलते हैं हिंदी में, वो 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो 40 सेकंड में इसने एक चक्कर लगाया, यहां पे आ गया। फिर 40 सेकंड में फिर से इसने दूसरा चक्कर लगाया होगा। तो दो चक्कर कितने मिनट सेकंड हो गए? 80 सेकंड हो गए। समझ में आ रहा है? 3 चक्कर कितने सेकंड में होंगे? 120 सेकंड में। हमारे पास टाइम कितना है? 2 मिनट 20 सेकंड। मतलब हमारे पास जो टोटल टाइम है वो 2 मिनट है 20 सेकंड। अब आपको पता है 2 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 प्लस में 20, तो ये हमारे पास 140 सेकंड आ जाएगा। तो हमें पूछा गया 140 सेकंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। अब आप जानते हैं कि 140 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 120 प्लस में 20। अब इस 120 के लिए तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0, क्योंकि 3 राउंड ले लिए इसने। बचा हमारे पास कौन सा पार्ट? 20 वाला पार्ट, 20 सेकंड। तो अगर ये 40 सेकंड में यहाँ पे आ रहे हैं तो 20 सेकंड में क्या होगा? इसका आधा होगा, मतलब यहाँ पे गया होगा। तो आप इसको कह सकते हैं इन 20 सेकंड फार्मर एट सी। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो AC होगा यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट हमारा AC, और AC बराबर होगा हमारा किसका? tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा tan √2। √2 की वैल्यू आपको पता ही है 1.41 होती है, तो ये हो जाएगा 14.1 मीटर। क्लियर? आपको समझ आई?
हमसे पूछा गया था कि 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपने देखा कि जो 2 मिनट 20 सेकंड में से टोटल सेकंड कितने लगे, 140 सेकंड लगे। 40 सेकंड में इसने एक चक्कर लगाया, 80 सेकंड में दूसरा चक्कर लगाया, 120 सेकंड में तीसरा चक्कर लगाया। और क्योंकि इन तीनों राउंड में ये वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 राउंड के लिए 120 सेकंड के लिए क्या होगी, 0। कितना बच गया हमारे पास, 140 में से 120 गया तो 20 सेकंड। अभी वो 20 सेकंड और घुमा है, तो 20 सेकंड वो कहां से कहां तक आया होगा, सीधा गया होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, AC। AC क्या है, इस स्क्वायर का डायगोनल है, विकर्ण है। तो इसको निकालने के हम कहते हैं कि tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है, हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। tan स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 + 1 2, √2 की वैल्यू आपको पता है 1.41 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे 14.1 मीटर। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। आइए अब हम दूसरे न्यूमेरिकल पे करते हैं। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। पार्ट ए, इट कैन नॉट बी 0। पार्ट बी, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है, यह शून्य नहीं हो सकता है। बी, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पार्ट पूछा गया है इट कांट बी 0। डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है, वो कभी शून्य नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर कोई भी पर्सन यहां से स्टार्ट करता है और एक राउंड लेने के बाद वापस वो अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है, दैट मींस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम, देन वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट इज 0। अगर कोई भी वस्तु या पर्सन अपने प्रारंभिक पोजीशन पे पहुंच जाता है, अगर उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों एक ही है, तो हम कहेंगे कि वहां पे विस्थापन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमसे पहला पॉइंट पूछा गया कि क्या ये सही है, क्या डिस्प्लेसमेंट किसी के लिए भी 0 नहीं होता, इट कांट बी 0। तो ये बिल्कुल गलत है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो हम कहेंगे नो, इट इज रॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट may be 0 when object returns to its initial position। तो जो वस्तु है उसका डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है अगर उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक है। सेकंड पॉइंट पूछा गया आपसे कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का परिमाण दूरी से ज्यादा हो सकता है, डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, नो। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट never be greater than distance। अब देखिए, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। अगर मैं यहाँ वाली चीज 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। आप A से B तक गए, सिर्फ A से B तक गई, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल, दूरी कितनी तय की, 10 मीटर, और विस्थापन भी क्या होगा, 10 मीटर। आप A से C तक गई, दूरी कितनी तय की, 10 + 10 20, लेकिन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा इन दोनों के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस, तो ये हमारा आएगा 14 मीटर, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। आप यहाँ से D तक आ गए, तो दूरी तय की आपने 10 + 10 + 10 मतलब 30 मीटर,
लेकिन जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, ए से लेकर डी तक का सबसे छोटा डिस्टेंस है 10 मीटर, तो विस्थापन होगा हमें 10, दूरी से कम हो गया। वापस आप अगर ए पे आ गए तो दूरी तो हो जाएगी आपकी 40, लेकिन विस्थापन कितना रहेगा, 0। तो हमने क्या देखा कि विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी के बराबर भी कब होता है, जब दोनों सरल रेखीय गति में ट्रेवल कर रहे होते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो विस्थापन और दूरी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, परिमाण। लेकिन अगर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, वो सीधे नहीं चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो हमेशा हमारे डिस्टेंस से, दूरी से अलग होता है। और डिस्प्लेसमेंट ऐसे केस में कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि जब आप घूम के यहाँ पे डी पे आए तो दूरी आपने 30 ट्रेवल की, लेकिन विस्थापन से कितना है, 10। आपने अगर एक पूरा चक्कर लगा लेंगे तो दूरी आपने ट्रेवल की है 40, लेकिन विस्थापन कितना हो गया, 0। क्योंकि आप सभी जानते हैं विस्थापन हमारी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमारी अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। और जब हम किसी स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, हम देखते हैं उसमें कि वो कितना चला है। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, जहाँ जहाँ वो गया होगा उन सबको हम उसमें प्लस कर देंगे। लेकिन विस्थापन के केस में अगर, क्योंकि ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो वहाँ पे हमें उसको माइनस भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों विस्थापन 0 भी हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था, पहला पॉइंट पूछा गया था, क्या विस्थापन कभी शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि विस्थापन कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विस्थापन 0 हो सकता है। जब हम अपने प्रारंभिक पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो विस्थापन 0 होता है। दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया था, क्या विस्थापन का परिमाण दूरी से ज्यादा हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकती है, वो दूरी के बराबर तो हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। आइए बच्चे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, वेग और चाल में अंतर बताइए। स्पीड मतलब हमारी चाल, वेलोसिटी यार बच्चों, जो स्पीड होता है हमारा, जिसको हम चाल कहते हैं, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है? चाल या स्पीड। वेलोसिटी का मतलब है इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ये हमारी अदिश राशि होती है, हिंदी बोलते हैं इसको स्केलर क्वांटिटी।
ये हमारी सदिश राशि होती है, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये शून्य ऋणात्मक नहीं होती, मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, नेवर भी नेगेटिव। लेकिन जो हमारा वेग है मतलब वेलोसिटी है, ये हमारी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। मतलब ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकती है। तो ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी में एक अंतर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? व्हाट डज ओडोमीटर मेजर? गाड़ियों के अंदर जो ओडोमीटर लगा होता है वो क्या मापता है? तो गाड़ियों के अंदर बेटा जो एक डिवाइस लगा होता है, आपने देखा होगा, जो हमें बताता है कि हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। आप देखते हो उसमें एक मीटर लगा होता है और हमेशा वो मीटर में जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। 10 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, फिर 1000, 25,000, 30,000। तो जो ओडोमीटर काम है वो काम है टोटल डिस्टेंस को कवर करना। तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है? ओडोमीटर मेजर करता है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इट मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, मतलब तय की गई दूरी मापता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन? जब वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? जब कोई वस्तु एक समान गति में चलती है तो उसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? तो उसका मार्ग प्यारे बच्चों हमेशा दिखाई देता है सरल सीधी रेखा, that is called straight line। तो हमेशा कैसे दिखाई देता है? स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है। आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर to 60 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। आइए बच्चे अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया है कि एक जो बस है वो इनिशियली आपका 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, मतलब ये आपको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है उसका। और जैसे ही हमने उस बस में ब्रेक लगाई है तो उसकी 5 सेकंड के बाद जो स्पीड घटकर हो गई है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपको ये समझना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो जब कोई वस्तु किसी भी स्पीड से चल रही होती है वो उसका होता है इनिशियल वेलोसिटी, और ब्रेक लगाने के बाद या कुछ समय के बाद हम कहते हैं कि उसके अंदर इतना चेंज आ गया, वो हो जाती है उसकी अंतिम। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि एक बस 5 सेकंड में उसकी स्पीड 80 से घटकर 60 हो गई, तो मतलब पहले 80 थी
तो जो 80 पहले थी वो हमारी क्या हो जाएगी, u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। घटकर कितनी होगी, 60 होगी, तो वो हमारा हो जाएगा v, मतलब फाइनल वेलोसिटी अनटिक। इतना प्रोसेस होने पर उसको जो समय लगा वो टाइम था हमारा 5 सेकंड। हमसे पूछा है कि इसमें एक्सेलरेशन को फाइंड करें, मतलब त्वरण को फाइंड करें। तो एक्सेलरेशन को हमें फाइंड करना है, हमें ये देखना है। अब पहले बच्चों आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = v - u / t। हमारे पास v भी है, u भी है, t भी है, इन तीनों वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या बच्चों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा ये वेग है ये किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, लेकिन जो समय दिया हुआ वो सेकंड में दिया हुआ है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं मैथमेटिकल, तो आप इनके जो यूनिट्स हैं, इनके जो मात्रक हैं, इनका ध्यान रखेंगे। ये यूनिट सब एक ही सिस्टम में होने चाहिए। किलोमीटर आवर है, यहाँ पे सेकंड है, तो अगर ये सेकंड है तो इन दोनों को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। अब आप जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाले पार्ट को सोल्व करूंगा प्यारे बच्चों, तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आपके पास यही आंसर आएगा। 80 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, 400 आएगा, 400 को 18 से भाग देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ऐसे इसको भी आप करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 300 को भाग देंगे 18 से, तो हमारे पास आएगा 16.66 मीटर पर सेकंड। अब ये भी मीटर पर सेकंड हो गया, ये भी मीटर पर सेकंड हो गया और ये भी सेकंड में है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी हम यहाँ पे। अंतिम भी हमारे पास मतलब ये है 22.22, u की वैल्यू हमारे पास है, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, v की वैल्यू हमारे पास क्या है 16.66 माइनस u की वैल्यू हमारे पास क्या है 22.22 अपॉन में t मतलब टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों आएगा ये -5.56 डिवाइड बाई 5। और इसको जब आप भाग दे देंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। ये माइनस यहाँ पे बता रहा है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव क्यों आया, ब्रेक लगाई गई, ये घट गई है स्पीड। आप ध्यान रखेंगे जब भी आपसे पूछा जाता है कि घट गई स्पीड और त्वरण पूछा जाता है, एक्सेलरेशन पूछा जाता है, तो जब भी कोई चीज घटेगी तो वो हमेशा माइनस में आएगी, ऋणात्मक आएगी। और अगर मैं कहता कि उसकी स्पीड 60 से 80 हो गई तो ये आंसर आपका प्लस में आता, पॉजिटिव में आता, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो जब भी कोई चीज घटेगी तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और आप जानते हैं इस प्रकार की जो त्वरण होता है उसको हम ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं, या फिर रिटार्डेशन नाम हम इसको बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आइए बच्चे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन 7, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 km/h की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। आइए बच्चे अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपने पढ़ा इस क्वेश्चन को तो आपने देखा कि एक ट्रेन है वो अपने स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है, मतलब पहले वो रुकी हुई थी, इसका मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो है 0 और कह रहा है कि 10 मिनट के बाद आफ्टर 10 मिनट इट हैव अ वेलोसिटी ऑफ 40 km/h। 10 मिनट के पश्चात उसकी जो वेग हो गया वो 40 km/h हो गया। कितना समय लिया इतना स्पीड करने में उसने 10 मिनट। आपसे पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन, तो बताइए त्वरण क्या होगा। तो देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पहले उसका प्रारंभिक वेग था 0, अब उसका अंतिम वेग हो गया 40, मतलब जो पहले से स्पीड है वो बढ़ गई है।
तो आपका ये जो ए आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जैसे मैंने फिर से किया। दूसरा ए को निकालने का फॉर्मूला आपको पता है v माइनस यू अपॉन में टी। तो हमारे पास v भी है, u भी है और t भी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें बस ये देखना है कि क्या इनका जो यूनिट है, मात्रक है, वो एक ही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये किलोमीटर आवर में है और ये है मिनट, यहाँ पे तो दोनों ही अलग है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है, पीछे भी बताया था, 5/18 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 440 से तो ये आपका 200 आएगा। 200 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, टाइम मिनट है, आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600 सेकंड। वैल्यू पुट कर देंगे। v हमारे पास है 11.11 माइनस u है हमारे पास 0, समय हमारे पास है 600। 11.11 अपॉन में 600, जब हम इसको भाग देंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये आएगा 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए। आप अपना मैथ्स को मजबूत करें, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैप्टर 8 का हमारा मेन मकसद है न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से करना। अगर आपको चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, सारे सवाल अगर आ जाएंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। ज़्यादातर प्यारे बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स में, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। आज मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, थैंक यू।